आज हम लोग द्विघात समीकरण पर आधारित इस चैप्टर में जो प्रश्न हैं उनका क्या स्वरूप है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से कुछ प्रश्नों को सीखेंगे और धीरे धीरे सभी प्रकार के प्रश्नों को हम लगातार सीखेंगे। तो पहला प्रकार का प्रश्न जो आधारित होगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं, यानी द्विघात समीकरण का जो रूप है ax² + bx + c उस रूप में है या नहीं, उसके आधार पर हम जांचेंगे कि कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं। तो पहला प्रश्न, चलो देखते हैं इस प्रश्न को कि जांच करें कि कौन द्विघात समीकरण है। इस रूप में लिखा हुआ है, 3 प्रश्न है, जिसमें पहले प्रश्न को देखो कि इसमें कहीं स्क्वायर नहीं है और हमारा होता है ax² द्विघात समीकरण ऐसा ही होता है ax² + bx + c = 0। तो इस फॉर्म में है नहीं तो हम बतला नहीं सकते हैं कि ये अभी द्विघात, तो कहीं द्विघात भी नहीं है तो हम कैसे कहें। तो इसको हम पहले देखो कि ये गुणा के खंड के रूप में है, हमको इस रूप में नहीं रखना है, हमको सभी पदों के बीच केवल जोड़ या घटाव का चिन्ह रहना चाहिए। और यहाँ पर गुणा का है तो इस गुणा के चिन्ह को हटा के देखते हैं कि क्या बनते हैं, फिर फैसला लेंगे। तो आंसर देखो इसका क्या करें। पहला है x - 2 x + 1 = x - 1 और x + 3। तो इसको दोनों ओर, बराबर के बाईं ओर और दाईं ओर, दोनों ओर हम काम करेंगे। फिलहाल गुणा के खंड को खत्म करेंगे तो इसको करो तो x में x से गुणा होगा तो x² + x, अब -2 से गुणा करोगे तो -2x और -2, और दाईं ओर करेंगे तो x² x में गुणा हुआ, 3 में गुणा होगा तो 3x, -1 से फिर सब में गुणा करो तो -x -3। तो पहले लाइक टर्म को एक जैसा कर लो तो ये हो जाएगा -x -2 और दाईं तरफ हो जाएंगे x², 3x में से x गया तो +2x -3। अब दोनों ओर द्विघात अंक, लेकिन समीकरण का रूप बराबर के दोनों ओर, बराबर की एक ओर 0 है और दूसरी तरफ ax² + bx + c इस रूप में होना चाहिए, यानी सबको हमको ट्रांसफर करके देखना होगा। तो देखो x² -x -2 ये सब ट्रांसफर होंगे तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस होंगे वो माइनस, माइनस वाला प्लस, तो ये इधर आ गया -x² हो जाएगा। ये प्लस है तो इसका चिन्ह दिखाई नहीं पड़ रहा है, जब भी नहीं दिखाई पड़े तो उसका चिन्ह क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए माइनस हो गया। ये प्लस है तो ये क्या हो जाएंगे -2x और ये माइनस है तो +3। अब दाएं तरफ 0 आ गया, दाएं तरफ का काम खत्म। बाएं तरफ में हम एक प्रकार के पदों को, लाइक टर्म्स को एक जगह करेंगे तो x² -x² तो खत्म हो गया, ये बचा ही नहीं। -x -2x कितना हो गया, -3x -2 और +3 यानी +1 = 0। तो ध्यान दो कि अब यह सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया और इसमें x² का टर्म नहीं है, यानी ये द्विघात समीकरण नहीं है। यह किस प्रकार का समीकरण है, यह रैखिक समीकरण है, क्योंकि मैक्सिमम घात कितना है, 1 है। हाँ, तो ये द्विघात तो है नहीं, हमको द्विघात का खाली जवाब देना है, तो अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है। पहला सॉल्व हो गया। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा में x² -2x = -2 और 3 - x। अब देखो इसमें क्या देख रहे हो, पहला नजर में तो यहाँ x² दिखलाई पड़ रहा है, इसमें यानी द्विघात हो सकते हैं, लेकिन हमको मानक रूप में नहीं है। दाईं ओर तो गुणा का भी खंड है, इस गुणा के खंड को तोड़ना है, ठीक है, और सबको इधर ट्रांसफर करेंगे, वह करके देखेंगे और फिर तब बतलाएंगे कि ये द्विघात है या नहीं। तो इसको सबसे पहले दाईं ओर गुणा के खंड को तोड़ लो तो -6 और माइनस माइनस +2x। अब इसको भी हम बाईं ओर ले आए,
या चलो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस है, इधर ट्रांसफर जब भी होगा चिन्ह बदलेगा, 6 और माइनस 2x और दाईं तरफ 0। ठीक है, अब केवल हम 4 पद हैं, हमको केवल लाइक टर्म्स को जोड़ने हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 4x और प्लस 6 इजकल टू 0। अब कहानी खत्म। अब देखो किस रूप में आगे, जहां पर a का मान क्या है, 1 है, b का मान -4 है, c का मान 6 है। तो हमारा मानक रूप में है और द्विघात समीकरण है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की टर्म्स हैं, तो यह द्विघात समीकरण है। तीसरा बना के देखते हैं। तीसरा क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इजकल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो पहला नजर में बाईं ओर तो द्विघात बहुपद हैं, लेकिन दाईं ओर स्क्वायर है, यानी गुणा के खंड है। इसको हमको खत्म करना होगा। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पर इसको हम एक्सपेंड कर लें। a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यानी a स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी 4x माइनस 4x, रफ में गुणा कर सकते हो, प्लस 4। ठीक है, अब सबको हम एक ही ओर ले आएंगे, दाहिने तरफ हमको हमेशा 0 रखना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो तो एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाते हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमको बच गया 3x और प्लस 4, 7x और प्लस 1 और माइनस 4, कितना हो जाएगा, -3, बड़ा का चिन्ह रहेगा और घट जाएंगे। तो ये 7x -3 कौन सा हो गया, ये रैखिक समीकरण हो गया। द्विघात समीकरण तो रही नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म है नहीं। इसमें क्या होना चाहिए, a 0 नहीं होना चाहिए, और a यहाँ पर क्या है, 0 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो जांचने के लिए जब भी प्रश्न रहेगा तो इसमें हमको करना क्या है कि दाईं ओर शून्य कर लेना है, करना है, उद्देश्य यही है। अगर उसमें गुणा का खंड हो तो गुणा के खंड को हम गुणा करके केवल प्लस या माइनस के टर्म में ले आएंगे। यानी पहला बात हुआ कि प्लस या माइनस के टर्म में लाना, और फिर सबको ये बाईं ओर ही ले आना, सारे पदों को, और एक समान पदों को एक साथ जोड़ या घटा करके लिख लेना, हमारा फॉर्म आ जाएगा समीकरण का। अब उसके घात दे करके हम बतलाएंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक, अब दूसरा प्रकार का सवाल देखते हैं। अब इन प्रश्नों को देखते हैं, यह ट्रांसलेशन है एक प्रकार का। देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित परिस्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखें। यानी लैंग्वेज से हम इसको मैथमेटिक्स में ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, जैसे हिंदी से अंग्रेजी में करते हैं, उसे इसको ट्रांसलेट करना है, केवल हल नहीं करना। तो पहला प्रश्न देखो सॉल्यूशन का, ए क्या कह रहा है, दो लगातार धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। तो दो लगातार धन पूर्णांक, जैसे धन पूर्णांक क्या होते हैं, सपोज करो 15, तो 15 का लगातार धन पूर्णांक क्या होगा, 15 में एक जोड़ करके 16 ला सकते हैं, या 15 में एक घटा करके 14 ला सकते हैं। यानी एक जोड़ करके भी लगातार हो, तो 15 के बाद 16 है और 15 से पहले 14 है, एक घटा के ला सकते हैं या एक जोड़ करके। तो इसमें जो चीज पूछा जाए उसको हम अज्ञात मान लेते हैं, यानी कि उसको चर मान लेंगे, उसका वैल्यू हमको मालूम नहीं है। तो माना कि
पूर्णांक, दो लगातार पूर्णांक, दो लगातार पूर्णांक, सपोज करो एक x है तो दूसरा क्या होगा, या तो x प्लस 1 एक जोड़ देना है या एक घटा लेना है। और क्या करें, x जोड़ें या एक x घटाएं, x जोड़ ही लेते हैं, एक जोड़ ही लेते हैं, x प्लस 1 एक हुआ, ये दूसरा हुआ लगातार। यहां पर -1 भी देंगे तब भी बनेगा है। तो प्रश्न क्या कहता है कि दो लगातार धन पूर्णांक, हमको अब पता है कि दो लगातार धन पूर्णांक क्या है, x और x प्लस 1। कह रहा है उनका गुणनफल 306 है, यानी इन दोनों को गुणा करना है। तो x इंटू x प्लस 1, इंटू का चिन्ह देने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट में है, बराबर 306। इसका मतलब हुआ इसको केवल सॉल्व कर लो तो क्या होगा, ब्रैकेट तोड़े तो x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306, यानी x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो यह द्विघात समीकरण के मानक रूप में है, यही हमारा समीकरण हो गया। हमको केवल अब इसको हल करना होगा, जब जिस प्रश्न में हल करना हुआ देगा तो उसको हम किसी भी विधि से, गुणनखंड विधि हो कि सूत्र विधि हो, पूर्ण वर्ग विधि का यूज नहीं करना, केवल यही दो विधि का यूज करना है। या तो गुणनखंड विधि, अगर आसानी से गुणनखंड हो जाए तो, और नहीं तो सूत्र विधि का यूज करें। यही अभिष्ट द्विघात समीकरण है। हो गया, अब दूसरा बना लेते हैं। दूसरा को पढ़ो। कह रहा है कि श्याम के पिता की उम्र श्याम की उम्र से 26 वर्ष अधिक है और 3 वर्ष बाद उनके उम्रों का गुणनफल 360 होगा, तो हमें श्याम की उम्र ज्ञात करनी है। यानी श्याम की उम्र हमको मालूम नहीं है, तो हम श्याम की उम्र को मान लेंगे x। ठीक है, तो माना कि श्याम की उम्र कितना है, x है। तो श्याम के पिता की उम्र कितना हो जाएगा, कितना बड़ा है, श्याम का पिता श्याम से 26 वर्ष अधिक है। तो हमारा उम्र निकालने का क्या तरीका है, अगर 26 वर्ष अधिक है तो हम 26 जोड़ देंगे। जैसे हमारा उम्र 20 साल हो और हमसे तुम 10 साल अधिक हो, तो कितना तुम्हारा उम्र हुआ, 30 वर्ष। कैसे मालूम किए, 10 जोड़ दिए, इसमें 26 जुड़ जाएंगे, यानी x प्लस 26 इसके पिता का उम्र हो जाएगा, 26 वर्ष जोड़ देंगे। ठीक है, ये इतना वर्ष हो गया, ये इसमें भी वर्ष, तो x वर्ष है। तो अब इसका उम्र इतना हो गया। अब कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, देखो 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा, x प्लस 3, और इसके पिता का उम्र अगर चाहो तो अलग अलग निकाल के दिखा सकते हो। देखो 3 वर्ष बाद श्याम की उम्र, अभी जितना है उसमें 3 जोड़ देंगे, x प्लस 3, और 3 वर्ष बाद श्याम के पिता की उम्र कितना हो जाएगा, x प्लस 26 तो पहले से है और उसमें 3 जोड़ देंगे, यानी x प्लस 29 वर्ष। ठीक है, अब देखो हमको श्याम का 3 वर्ष के बाद का मालूम हो गया और उसके पिता 3 वर्ष बाद कितना होगा मालूम हो गया।
कह रहा है कि उनके उम्रों का गुणनफल 360 है, यानी 3 वर्ष के बाद जो भी दोनों का उम्र है उसको हम गुना कर लें। तो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न से दोनों का उम्र को गुना करेंगे, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29 इक्वल टू 360। अब इसको केवल सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट तोड़ेंगे, गुना कर सकते हो रफ में, जिसको नहीं आता है मुजबानी, ऐसे कुछ भी नहीं है, x इंटू एक्स स्क्वायर और 29 दिन 32x प्लस 32x प्लस 29 और गुना 3 9 27 और 3 दूनी 6 2 8 87 इक्वल टू 360। अब 360 को हम इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। मानक रूप में लाना है, यानी दाईं ओर केवल 0 रहेगा, इसलिए 360 को हम ट्रांसफर कर लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x और 360 में 87 घट जाएगा और 360 का चिन्ह यानी माइनस बच जाएंगे, इसमें से घटाओ तो 10 में 7 गया 3, यहाँ बचा 5, 15 में से 8 गया 7 और यहाँ बच गया 273 बराबर 0। और यही हमारा, अब तो कुछ नहीं है, तो मानक रूप में आ गए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, तो इसका आंसर हम कर सकते हैं। और हमको अभी सॉल्व करना नहीं है, हमको केवल बतलाना था, समीकरण में बदलना था, ट्रांसलेट करना था। जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को मैथमेटिक्स में हम इसी प्रकार से क्रम बाय क्रम कर लिए। अब अगर हल करना रहता तो हम गुणनखंड विधि या सूत्र विधि से इसको हल करके हम एग्जाम देते हैं। यही अभिष्ट जो पूछा जाता है उसको अभिष्ट बोला जाता है, यही अभिष्ट द्विघात समीकरण है। हमको यही पूछा था कि निम्नलिखित परिस्थितियों में द्विघात समीकरण, इस परिस्थिति को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है, तो हमने लिख दिया इस प्रश्न में भी, इस प्रश्न में भी। बस हमारा काम इतना ही था, सॉल्व करना नहीं पूछा, अगर सॉल्व करना पूछता तो सॉल्व करना जानते हो।